हम पाकिस्तानियों को पावर सर्कल में जो हमारे लोग बैठे हैं ना, उन्हें बोर कर दिया है कसम से। बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। वही घिसे पिटे आइडियाज़ ले आते हैं और फिर हमसे उम्मीद करते हैं कि ये आइडिया बाय कर लो, तुम बस समझ जाओ। ये हमारे पास मसला यही है ना कि हम हर 3 साल बाद एक नया शख्स आता है और फिर नए आइडिया के साथ फिर वही 3 साल बाद एक्सटेंशन की डिमांड करता है, और जो आइडिया उसको अच्छा लगता है वही फिर उम्मीद लगाई जाती है कि पूरी आवाम फॉलो करे। पागल समझा हुआ है आवाम को। ए तुम कहाँ रहे हो? पीछे, आप दोनों पीछे, उधर खड़े रहो, उधर आओ। हाँ, कुर्सी के पीछे। देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर का दवाई खाना पड़ रहा है। सही बात है विधायक जी, कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़िए ना जाएगा जी। कहाँ गए जनरल फैज़ हमीद वाली कहानी? बस नहीं चल रहा था सरकार का कि बस आज नहीं तो कल सबको गिरफ्तार करेंगे। बस अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो मिलिट्री ट्रायल होगा, साकिब निसार साहब को भी बस पकड़ा जाएगा, फिर जनरल बाजवा को भी पकड़ा जाएगा। अभी भी एक नून लीगर जो है, जो लोग हैं वो टीवी में बैठ के अभी भी यही भपकियाँ मार रहे हैं कि नंगा कर देंगे पीटीआई को सितंबर में। ये भपकियाँ जो हैं ये निशानी है कि इनसे कुछ नहीं होगा, उल्टा शायद इनके साथ बहुत बड़ा हाथ या धोखा हो जाए। मैंने उसी वक्त कहा था कि ये ब्लफ है भाई और कुछ नहीं है, ये जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी है, और कोई नीयत नहीं है इसमें घुसने की। और घुसने की नीयत करते भी कैसे? अपने DGISI को अगर आप पॉलिटिकल रीजंस के लिए सज़ा दोगे तो आप फ्लड गेट्स खोल रहे हो, फिर कल वालों की कहानी भी आएगी। खैर अभी तक तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि जनरल फैज़ हमीद वाली कहानी को अब ज़्यादा खींचने की नीयत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को फिर भी संभाल के रखा गया है। सिर्फ इंटरनेशनली फेवरेबल चीज़ें क्रिएट हो जाए, फिर ये सारे आइडियाज़ जो ये भपकियाँ वाले हैं ये सारे फिर दोबारा उभर निकलेंगे। अब जब बात आजकल के हमारे इंटरनेशनल हालात की होती है तो बलूचिस्तान तो हम इस वक्त इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बलूचिस्तान ही सबसे हॉट फेवरेट है, खास करके इंटरनेशनली जो हालात बन रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी पहुंचे हुए थे वहाँ पर बलूचिस्तान में, और बड़े बड़े अच्छे बयान दिए कि बस कुचल के रख देंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लेंगे सर? मसला फोर्स का है ही नहीं, आप सालों से फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो और आपको नुकसान ही नुकसान हुआ है। एक मौका मिला है आपको डॉक्टर मारंग बलोच की शक्ल में। सोचे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब वो तक परेशान थे कि डॉक्टर मारंग बलोच ने कंडेम क्यों नहीं किया है जो अभी बलूचिस्तान में हुआ है, और आज उन्होंने कंडेम कर लिया। लॉल हो गया ये तो। आप उनके खिलाफ बयानियाँ बना रहे थे, वो कंडेम करके बैठ गए। और अब जियो न्यूज़ जैसे चैनल कुछ खबर चला रहे हैं सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कि कोई मिसिंग पर्सनस के लिए जो एहतजाज करने आए थे उन्होंने कुछ तस्वीरें उठाई हुई थी। अब बकौल जियो न्यूज़ के या जियो न्यूज़ की उस खबर के कि वो 4 लोग या जो 4 तस्वीरें जो थीं वो मिसिंग नहीं हैं बल्कि दहशतगर्द थे। वाह! तो उससे हम ये अखज़ कर लें कि सभी जो इस वक्त मिसिंग है वो मिसिंग नहीं है बल्कि दहशतगर्द हैं। और क्योंकि चंद लोगों ने हाथ में दहशतगर्दों की तस्वीरें उठाई हुई थी तो इसलिए बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल या कमेटी जो भी है वो सारे दहशतगर्द हैं। वही मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप जब किसी इवेंट की आड़ में कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका केस, अपना केस हर्ट हो जाता है। यही चीज़ 9 मई वाली एपिसोड में भी हुई है, और अब बलूचिस्तान के लिए साथ भी वही हो रहा है। घिसे पिटे किस्म के आइडियाज़ ले आते हैं और फिर हमें कहते हैं कि अब ये तस्लीम करो। क्यों करें भाई? हम 70 की दिहाई में नहीं रह रहे हैं, आप रह रहे हो। थोड़ी सी भी अकल होती तो मारंग बलोच और बलोच यकजहती काउंसिल या कमेटी को इस्तेमाल किया जाता और बलूचिस्तान में टेररिज्म डॉक्टर मारंग बलोच की जिम्मेदारी भी बन जाती अगर उसको सपोर्ट किया जाता। लेकिन नहीं, हम पॉपुलर वेव्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही मसला है पूरे मुल्क का। एशिया का पहला शख्स जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर के लिए नॉमिनेट हुआ है, उस शख्स के खिलाफ अपने ही मुल्क या अपना ही मुल्क नैरेटिव बना रहा है। आज वो अकील भाई, बैरिस्टर अकील जो नून लीग के हैं, नून लीग के जो नए तोते हैं, पता नहीं एक तो ऐसे लोग बैरिस्टर कैसे बन जाते हैं। खैर इससे भी चवल बैरिस्टर्स देखे हैं हमने। खैर तो भाईजान कहते हैं कि देखें कि कैसे इमरान खान साहब के खिलाफ पिटीशंस दाखिल हुई हैं ऑक्सफोर्ड में, और कहा गया है कि इमरान खान एक डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर है तो उनको कैसे नॉमिनेट किया जा रहा है। सर आप ठंड रखें, ये पिटीशंस भी नून लीग की लॉबिंग ही है, और डेली मेल की खबर भी नून लीग की लॉबिंग का नतीजा है। जाहिर है ये सारी चीज़ें लॉबिंग का नतीजा होते हैं। मतलब आप सोचें, ये बयानिया पहले नून लीग के वहाँ के किसी कारकुनों ने फ्लोट किया था, कोई खुरम साहब और एक कोई और है,
उन्होंने ही पिटीशन डाली ऑक्सफोर्ड में, और अब डेली मेल उस पिटीशन को बुनियाद बना के खबर चला दी। मतलब ये हमें क्या समझते हैं, कितना बेअक्ल समझते हैं यार। सर जी, अगर यूके की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए चांसलर का नाम चल रहा है ना खान साहब का, तो आपको इस बयानिए से कुछ नहीं होगा। मतलब आपको लगता है कि ये जुल्फी बुखारी की वजह से हुआ है, और फॉर दैट मैटर ये जमाइमा खान की हेल्प की वजह से हुआ है, या जमाइमा गोल्डस्मिथ बोल ले। नहीं भाई, अगर अक्टूबर में नॉमिनेशन आ गई तो ये जमाइमा और जुल्फी दोनों के ऊपर का काम है। आप गारंटी समझें कि इसमें फिर यूके की गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है। फटी कितनी है हमारी सरकार की, आप सोचें। 2-4 दिन ये खबर चली कि जेन मैरियट, ब्रिटिश हाई कमिश्नर, वो खान साहब के लिए लॉबिंग कर रही है। उस खबर की तरदीद बजाते खुद शरीफ खानदान या नवाज शरीफ ने कर ली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आई एम श्योर कि अब ये जमाइमा के खिलाफ भी शुरू करेंगे कैंपेन, फिर जियो लॉबी की भी कहीं ना कहीं बीच में बात आएगी। इन सब से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिनको लगता है कि ये उनके खिलाफ हो रहा है, दरअसल कुछ चीज़ें आपके खिलाफ नहीं होती हैं, मगर जिससे आप लड़ रहे होते हो वो आपसे तगड़ा होता है, और यही चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है। बचपन में भी जिनको हार पसंद नहीं होती थी वो सब कुछ फेंक फाक के भाग जाते थे। ये अभी खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सदाकत है। कहा तो यही जाएगा कि इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो टाइम बताया जा रहा है वो टाइम बड़ा मैटर करता है, और इस टाइम के लिए मैं कब से बोलता हुआ आ रहा हूँ, सितंबर की एंड और अक्टूबर की शुरुआत। मतलब मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा ना तो यही टाइम होगा, क्योंकि अक्टूबर से लेकर जनवरी की 20 तारीख तक अमेरिकन इलेक्शंस और नए सदर के इनॉग्रेशन में बिजी रहेंगे अमेरिकन्स, और अगर कुछ करना है तो यही वक्त है। और उस वक्त तक आप देखिएगा हमारे पास मुसलसल कुछ ना कुछ चलता रहेगा अपने आप को बिजी दिखाने के लिए, और यही वक्त है कि जब हर तरफ से पाकिस्तान में प्रेशर बिल्ड अप होगा। मैंने लास्ट टाइम अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पूरी कोशिश करेगा कि हालात बेहतर हों, लेकिन कुछ रीसेंट इंडिकेशंस मुझे ये बता रही हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। इंडिया नहीं मानेगा, उल्टा इंडिया आपको और मुश्किल में डालने जा रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब तो फट करके पहुंच गए थे इंडिया, जब SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी। देखते हैं इस बार इंडिया आता है यहाँ कि नहीं। हमने इनविटेशन तो भेज दिया है अक्टूबर की 15-16 तारीख को, यहाँ भी अक्टूबर की 15-16 तारीख को कोई SCO का इजलास है पाकिस्तान में। शायद इंडिया आ भी जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन फ़र्क तो कुछ बातों से पड़ेगा। आज हमारी फॉरेन ऑफिस ने दोबारा रिमाइंड किया कि हम कोई निगोसिएशंस नहीं करेंगे TTP के साथ। TTP एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसको UN ने भी टेररिस्ट रिकॉग्नाइज किया है, और UN ने भी ये एक्सेप्ट भी किया है कि TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है। इसलिए अफगानिस्तान को हम ये डिमांड करते हैं कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जो उनके मिलिट्री कमांडर हैं, उनकी तरफ से फ़ौरन ही जवाब आ गया कि नहीं, TTP का अफगानिस्तान में कोई नामो निशान ही नहीं है, और पाकिस्तान ने हमें कोई सबूत ही नहीं दिया है। अब तो ये एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है कोई, अब कितनी सही है कितनी गलत है, कि ऑन ड्यूटी कर्नल हैं जिनको TTP ने उठा के लेके गए। मतलब आप सोच सकते हैं कि मुसलसल पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है और मुसलसल अफगानिस्तान डिनाई करता रहा है, लेकिन हम बोलने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि अफगानिस्तान एक दलदल है और इस दलदल में गिरे तो निकल नहीं पाएंगे। और जब आप ये कहते हो कि TTP को इंडिया की फंडिंग है और TTP अफगानिस्तान में पनाह दे के, या TTP को अफगानिस्तान ने पनाह दे रही है, तो इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि अफगानिस्तान को भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। नॉट इन एवरी मैटर, लेकिन एटलीस्ट जो पैसा TTP को पालने के लिए आ रहा है, आते हुए पैसे को कौन ठुकराता है? वो भी खास करके वो लोग जो कब्जा करके बैठे हो। वहाँ भी तो हुक्मरान कब्जा करके बैठे हैं, तो मजबूरी में जहाँ से पैसा आए वहाँ से उठा लो। अब यही डर यहाँ भी है। ये अक्टूबर वाली बातें जो ये बहुत मानखेज है। पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि जहाँ से भी हो, जो भी आ जाए बस कबूल है। अगर कोई सेंस नहीं है तो हाँ, अगर सेंसिबल काम किया तो फिर अलग चीज़ें हो सकती हैं। ये जो मॉस्को से होता हुआ आर्मी चीफ आया था, ये जो चाइनीज़ आर्मी चीफ, और फिर उस दिन ही बलूचिस्तान में उठी हुई दहशतगर्दी, फिर उसके अगले दिन ईरान की धमकी देना कि ये सब निशानियां हैं कि कुछ गड़बड़ है इंटरनेशनली। कहीं ना कहीं ईरान जो जंग छेड़ने के मूड में है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि इसराइल की भी यही ख्वाहिश होगी कि ये जंग लगे, और जंग लगेगी तो सबको फेस सेविंग मिल जाएगी। फ़लस्तीन में जो कत्लेआम हुआ है वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि फोकस एक लार्ज स्केल जंग की तरफ चला जाएगा।
और अमेरिका आपसे इस वक्त यही चाहेगा कि किसी भी हाल में चाइना और रशिया के लिए रूट ना बनो, क्योंकि अगर इनको रूट मिल गया तो ये जंग प्रोलॉन्ग भी होगी और इसके असरात फिर इसराइल के लिए भी ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन लगता है कि अब पाकिस्तान फैसला कुन मराइल में आ चुका है या आ रहा है, क्योंकि चाइनीज़ आर्मी चीफ का यहाँ आना, फिर वो भी मॉस्को से होता हुआ, ये मुझे हज़म नहीं हो रहा। और इंडिया का पाकिस्तान को इशारा देना, ये जो BLA ने अटैक किया उसी दिन, ये सब एक ही तरफ इशारा निशानदेही करती हैं कि आप फैसला लेने के मूड में आ चुके हो। लेकिन जिस तरह अगले ही दिन ईरान ने धमकी दी गैस पाइपलाइन वाले केस की, उससे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान ने शायद चाइनीज़ आर्मी चीफ को कुछ अच्छा या मुस्बत जवाब नहीं दिया है। खैर, ख़ास हो या आम हो, मुस्बत हो या कुछ भी हो, जवाब बनता ही नहीं है। हमारा हाउस टोटली इन डिसऑर्डर है इस वक्त। अगर हमने मजबूरी में कुछ गलत इकदाम उठाए तो लॉन्ग टर्म जो नुकसान होंगे ना, उनका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। जैसे ये इमरान खान के चक्कर में आपने पूरे मुल्क का इंटरनेट तबाह कर दिया है, अंदाज़ा भी है इस चीज़ से कि कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन। आप नॉर्मलसी दिखाने के लिए रोज़ TV पे आके मरियम को बिठा देते हैं कि कैसे रिलीफ दे रही हैं वो, फिर सिंध भी लाइन में लग जाता है और फिर दोनों का कंपटीशन दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या बोर करने वाले काम है ये। दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं और हमें बनाए जा रहे हैं। ना सोलर हल है बिजली का, ना ये 2 महीनों का रिलीफ वाला गिमिक। ये दोनों रिलीफ नहीं है। रिलीफ है IPPs वाला मसला। IPPs को तो आपने हाथ ही भी नहीं लगाया, फटके हाथ में आ जाती है आपकी इन एलिट्स के सामने। इसलिए मेरा ये पहले दिन से मानना है कि नहीं आएगी सज़ा निताशा को भी, जिसने कारसाज पे कुचल दिया लोगों को। मैं 100% इस बात का श्योर हूँ कि सज़ा नहीं आ सकती, दम ही नहीं है। अभी आप चले हैं जुडिशरी में छेड़छाड़ करने, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें अपनी सेटिंग के हिसाब से नहीं बैठ रही। अब ये भी लॉन्ग टर्म नुकसान दे सकता है। अब तो कंफर्म हुआ ना कि अमेंडमेंट का तो कोई आसरा नहीं। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की कोशिश ज़रूर है। बेचारे काजी फायजीज़ा साहब पे अफसोस हो रहा है मुझे। वैसे इस वक्त क्या क्या ख्वाब देखे होंगे उन्होंने। वैसे अब ये 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है काजी साहब ने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मतलब 13 सितंबर तक तो काजी साहब को कंफर्म हो जाएगा ना कि उनकी एक्सटेंशन तो नहीं हो रही, तो क्या गवर्नमेंट को सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये वही इजलास है जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट को डिस्कस होना है, और ये इजलास 2 महीने पहले हुआ था। कमेटी ने रूल्स भी बना दिए थे और वो प्रेजेंट भी किए थे, लेकिन आज़म नज़ीर साहब ने बोला था वहाँ पर कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसलिए काजी साहब ने इजलास मुलतवी कर दिया था। और अब काजी साहब ने वो इजलास दोबारा रख दिया है 13 सितंबर को। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसका मतलब क्या निकालना चाहते हो। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे मेरी तरह, तो आप भी यही सोचेंगे कि काजी साहब शायद जाते जाते कुछ हैंड कर जाएं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि एक्सटेंशन तो उनको मिली नहीं, हैंड तो उनके साथ भी हो गया है। या फिर जाते जाते 50 असामियाँ हाई कोर्ट्स में जो खाली पड़ी हैं उन पे इस्टेब्लिशमेंट के लोग भर के चले जाए। लेकिन मेरे नज़दीक इंटरेस्टिंग होगा कि ये इजलास एलिवेशन और अपॉइंटमेंट के रूल्स क्या बनाता है। खैर, तो वापस आते हैं जजेस की तादाद बढ़ाने पे, जो जाहिर है फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन जब वो इस्टेब्लिशमेंट का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, नून लीग का तो नहीं है, क्योंकि नून लीग को तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए था। इसलिए शायद नवाज शरीफ साहब भी सही कर रहे हैं लंदन जाके। उनको भी बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ गेम करने जा रही है। बस उनको खुश करने के लिए ये कानून साजी भी सामने आ रही है कि पैनिक ना करें। ये जो रिव्यू का या रिव्यू के कानून में कोई चेंजिंग की बात हो रही है, ये जो नूर आलम खान साहब जो है पेश करने जा रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है सर। ये फिर स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये JUI की तरफ से क्यों पेश किया जा रहा है, उनको क्या पड़ी है। मेरा ख्याल है ये प्रेजेंट भी ना हो, शायद मौलाना साहब इसको रोक दें, क्योंकि मौलाना साहब का मूड नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त PDM को दोबारा ज्वाइन करने का। अगर होता तो जरदारी साहब की मुलाकात के बाद वो गवर्नर कुड्डी जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो मौलाना पे बरसते नहीं इस तरह कि मौलाना तो PTI के सियासी मसीहा बने हुए हैं। और क्यों इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी डिस्क्रिपेंसीज पे मौलाना की पार्टी को नोटिस कर रहा है मतलब क्या ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ ना, अजीब 70 की दिहाई की पावर पॉलिटिक्स चल रही है। भजन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। चले अगर मौलाना मान जाए और PDM 2.0 दोबारा रिवाइव भी हो गई, सारे इकट्ठे हो गए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ भी नहीं। यही तो समझ नहीं आ रहा कि करने क्या जा रहे हैं। क्या करें बताना बोने। अरे एक मिनट यार, भाई कोई देख लेगा बताना। बलूचिस्तान में आग हमने लगाई पहले, और अब उस आग को इंडिया जैसे मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अभी भी उस आग को और भड़काना चाहते हैं।
क्योंकि आप अब भी बलूचिस्तान के मसाइल को निगलेक्ट किए जा रहे हो। यही चीज़ अप्लाई होती है फाटा के इलाकों में भी, जो कि अभी KPK में जम हो चुके हैं। वो तो शुक्र मनाएं कि KPK में PTI की शक्ल में एक सियासी जमात मौजूद है, वरना ये आग पूरे KPK में भी फैलना शुरू हो जाती, जो सिर्फ महदूद है अभी सिर्फ एजेंसीज़ की हद तक। UK का प्रेशर है, ये हम सबको पता है और आपको भी पता है कि आप चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर वो बन गए तो उनको जेल में तो नहीं रख पाएंगे, लेट अलोन उनके खिलाफ फैज़ हमीद की कोई गवाही पे आप कोई कार्रवाई करें उनके खिलाफ। ये हम सभी को पता है और आपको भी पता है कि ईरान के लिए या तो आप रूट बनने जा रहे हो, ऑप्शन दो ही है, या तो रूट बनो या अमेरिका के कहने पे ईरान के लिए मसला बनने जा रहे हो। अगर बीच की राह अख्तियार करनी है तो फिर तो खान साहब को बाहर आना ही पड़ेगा। ये भी हम सब जानते हैं कि वक्त नहीं है आपके पास। ईरान, चाइना, रशिया को भी यही टाइम सूट करता है कि भले ईरान इसराइल पे अटैक कर ले, क्योंकि अमेरिकन्स अपनी इलेक्शंस में बिजी होंगे। इसके अलावा अक्टूबर में काजी साहब रिटायर हो रहे हैं, अक्टूबर में चांसलर की लिस्ट आ रही है और फिर अक्टूबर में ही नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना। हमें ये भी पता है कि आप दोबारा ऑपरेशन का नैरेटिव उभारना चाह रहे हो, नैरेटिव के बस किसी तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन की सपोर्ट मिल जाए, चाहे बलूचिस्तान में मिले या KPK में। KPK में तो मुश्किल ही मिले, चलो अब बलूचिस्तान की बारी है। हमें ये भी पता है कि आपको कहीं से रोल ओवर नहीं मिल रहा, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। फाइनेंस मिनिस्टर साहब उम्मीद तो लगा रहे हैं कि IMF की एग्रीमेंट हो जाएगा हमारे साथ, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है। हमें भी पता है और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि जब तक अमेरिकन इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक इंटरनेशनली जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं होगी। और जब गेम इतनी बड़ी हो और आप 70 और 90 की पॉलिसीज़ की सियासत कर रहे हों, तो हम जैसे लोगों को फिर डर भी लगता है कि आप अपनी लालच में मुल्क की ना लगवा दो। जो हुआ भूल जाओ। 4 दीवारों के बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए किसी ने खुराना को बेवकूफ बनाया।